हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 12 है साउंड अर्थात ध्वनि। तो इस चैप्टर का पाठ के अंदर वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला का प्रश्न देखिए क्या है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, वो हमें बताना है। तो प्रश्नों का आंसर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो पहले आपको समझनी हो। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। हम सभी जानते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव कहा जाता है ध्वनि। ध्वनि किसी भी माध्यम, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे यांत्रिक तरंगे ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ये स्पीकर है और यहाँ पे स्पीकर है। तो स्पीकर के स्थान पे घंटी भी हो सकता था, कोई भी ध्वनि स्रोत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पीकर है। तो स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और यहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी व्यक्ति का कान है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति सुन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इस बीच में क्या है, ये माध्यम है, यानी हवा है। तो स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ये वायु के कण, यानी यहाँ पे ये जो घनी वाली कण है, इसे कहा जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, संपीड़न, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेयरफैक्शन, ठीक है। इसे विरलन कहा जाता है, यानी यहाँ पे कण कम घनी है, ये घनी हो गई, ठीक है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यानी संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न विरल होते हुए ये हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। देखिए यहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे, फिर इसी तरीके से हमारे कानों तक पहुंचती है। चाहे इस शेप में भी आप इसे कह सकते हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन। तो इसी तरीके से, और ये क्या है, तो ध्वनि को कहा जाता है यांत्रिकी तरंगे, और इसे अनुदैर्ध्य रूप में इसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो भी ये क्या है, ऊपर वाले को हम कहते हैं श्रिंग, ठीक है। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला, इसे हम कंप्रेशन कहते हैं, संपीड़न कहते हैं इसे, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, एक ही हैं। और ये नीचे वाला क्या कहता है, और इस नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और इस गर्त को हम कहते हैं विरलन, रेयरफैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या कहते हैं, फिर वही बात आ गई, इसे कहते हैं संपीड़न, और इसे क्या कहते हैं, इसे गर्त कहते हैं या रेयरफैक्शन कहते हैं। तो हम ऐसे ना देखकर हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। में आ गया, ध्वनि इसी तरीके से आगे बढ़ती है, संपीड़न विरलन, श्रिंग गर्त, ठीक है। ये प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उसे माध्यम कहा जाता है। यह ठोस, द्रव और गैस हो सकता है, यानी बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है। निवार्त में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, जैसे चंद्रमा पर। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचता है। जब कोई वस्तु कंपित करती है तो यह अपने चारों ओर एक विद्यमान माध्यम के कणों को क्या करते हैं, कंपमान कर देती है। क्या है, ये स्रोत है, तो कंपित करती है, तो हवा के कणों द्वारा ये कंपित हो जाती है, ठीक है। ये संपीड़न और विरलन की तरह आगे बढ़ते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। कण कंपमान वस्तु को हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचाते। सबसे पहले कंपमान जो वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण, यानी वायु के कण जो है, अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। वे अपनी समीप के कणों को एक बल लगाते हैं, यानी ऐसे अपने समीप के कणों को एक बल लगाते हैं, जो संपीड़न और विलयन की तरह आगे बढ़ते हैं, जिससे फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। माध्यम में इस प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुँच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम में होता हुआ संचरित होता है तक, और ये हमारे कानों तक पहुंच जाती है। क्या होते हैं, तो साउंड से वायु के कण क्या होते हैं, कंपित होते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, ये पुनः कुछ पीछे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। इस तरीके से ये ध्वनि आगे बढ़ती है, संचरण होता है। ये समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, वो हमें बताना है।
तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, घंटी जब बजती है तो कंपन उत्पन्न होती है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो हवा में आगे पीछे होता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन। जो संपीड़न तथा विरलन कहलाता है, जो ध्वनि को उस माध्यम यानी हवा में आगे की ओर ले जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ में? अगला सवाल देखिए दूसरा, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, वो हमें कारण बताना है। तो साउंड को मैकेनिकल वेव कहने का जो कारण है हमें ऐसे करना है, ध्वनि को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम ताली बजाएं या हथौड़े से घंटी बजाएं, यांत्रिक ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो तरंगों के रूप में इसे आगे बढ़ाती है माध्यम के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम इस ध्वनि को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग। तीसरा सवाल, मान लीजिए आपके मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, आप और आपका मित्र, क्या आप अपने मित्र की उत्पन्न ध्वनि सुन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे निवार्थ है। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः निवार्थ में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। तो इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए। पहला, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? पहला प्रबलता, दूसरा तारत्व, यानी दोनों की परिभाषा करनी है। आइए सबसे पहले हम प्रबलता किसे कहा जाता है, लाउडनेस, उसकी परिभाषा करते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे करेंगे, प्रबलता की, ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। ठीक है, जितना अधिक आयाम होगा उतना अधिक वो ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी, तेज होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ध्वनि होगी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, ध्वनि की प्रबलता या प्रबलता कंपन का आयाम डिपेंड करती, जितना आयाम होगा प्रबलता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है, इन दोनों को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो वेवलेंथ आप देख रहे हैं, ये चक्रों की संख्या देख रहे हैं, इसका देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये ज़्यादा है, इसी को हम आयाम बोलते हैं। ये ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऊंची है तो इसका आयाम क्या होगा, इसका आयाम ज़्यादा है तो ये प्रबल ध्वनि होगी। जैसे गधे की आवाज़, शेर की आवाज़, हाथी की आवाज़, डीजे की आवाज़, वो क्या होती है, उसका आयाम अधिक होता है। ये जो है ये आयाम अधिक है, इसका आयाम देखिए यहाँ से ये काफ़ी कम है, तो ये मृदु ध्वनि होगी, सॉफ्ट ध्वनि होगी, कम ध्वनि होगी, जैसे बिल्ली की आवाज़, चूहे की आवाज़। ठीक है, ये कम, इसे कहा जाता है कम आयाम वाली ध्वनियाँ। ये आपका समझ में आ गया। इसे कहा जाता है प्रबल ध्वनि, यानी लाउडनेस, इसे प्रबलता कहा जाता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आपको लिखना है तारत्व, यानी पिच। ये क्या होती है तारत्व? तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तारत्व यानी पिच की परिभाषा करनी है। ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा, कम आवृत्ति होगी कम तारत्व होगा, अधिक आवृत्ति होगी अधिक तारत्व होगा। क्या है ये, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे तारत्व बताया गया है। देखिए, दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकेंड में जितनी ज़्यादा दोलन की संख्या होगी वो हो गई उसकी आवृत्ति। तो यहाँ पे दोलनों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2, तो इसकी आवृत्ति क्या है, कम है। यहाँ पे एक सेकेंड में दोलनों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। तो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि की क्या होती है, पिच, यानी तीव्रता ज़्यादा होती है। जैसे महिलाओं की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़, तो महिलाओं की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों की संख्या होती है एक सेकंड में, वो ज़्यादा होती है। इसीलिए महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है, पतली होती है। ठीक है, आपको यही समझना है। तारत्व मतलब पतला तीखा। जैसे सीटी की आवाज़, सीटी बजाते हैं तो एक सेकंड में उसकी आवृत्ति यानी दोलनों की संख्या सीटी की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका क्या होता है, तारत्व, यानी वो ध्वनि तीखी होती है, पतली होती है। समझ में आ गया। और ये निम्न तारत्व है, यानी इसमें दोलनों की संख्या कम है, यानी आवृत्ति कम है, इसलिए ध्वनि क्या होगी, इसकी तारत्व कम होगी। तो ये आपका क्लियर हो गया। तारत्व का मतलब क्या होता है,
इसके बाद देखिए दूसरा, अनुमान लगाइए कि आप निम्न में से किस ध्वनि का तरत्व अधिक है। आप बताइए कौन सी ध्वनि पतली होती है, गिटार की आवाज़ या कार की हॉर्न। तो देखिए कार का हॉर्न जो है काफ़ी तीखा होता है, पतला होता है, ये काफ़ी ज़्यादा भी होता है, इसका आयाम भी ज़्यादा होता है और इसका तरत्व भी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है। गिटार आपने देखा होगा काफ़ी सॉफ्ट बजता है, काफ़ी धीरे बजता है, ठीक है, तो इसका तरत्व काफ़ी कम होता है। तो आपका आंसर होगा कार का हॉर्न, इसका तरत्व अधिक है, ठीक है, क्योंकि इसका आवृत्ति अधिक है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है इसी पृष्ठ का, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। यानी हमें सबकी परिभाषा करनी है, ठीक है, तो सभी को करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या है इसकी परिभाषा करते हैं। तो वेवलेंथ की परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद हम लोग उसको समझेंगे भी। तरंगदैर्घ्य दो क्रमागत संपीड़न, ठीक है, दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, हमने पहले इसको देखा है कि दूरी को तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्र क्या है, मीटर है। क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी या विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये श्रृंग है, श्रृंग है। इसका मतलब इस श्रृंग को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं संपीड़न, ठीक है, इसे सी द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है, कंप्रेशन। तो यहाँ से संपीड़नों के बीच की दूरी, श्रृंगों के बीच की दूरी या ये गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, और इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर है। समझ गए आप। अब इसके बाद हमारा है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ये क्या होती है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है ऐसे, आवृत्ति एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, और इसे म्यू द्वारा डिनोट किया जाता है, निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या है, हेर्ट्ज होता है, ठीक है। एकांक समय में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कितने दोलन हैं, एक पूरा हुआ, ठीक है, एक पूरा नीचे से ऊपर आपको देखना है, एक ये पूरा हुआ, फिर दो पूरा हुआ, फिर तीन पूरा हुआ। यहाँ पे एक सेकंड में दोलनों की संख्या देखिए ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ये क्या आपका क्लियर हो गया, आवृत्ति क्या होती है। अब इसके बाद है तीसरा आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं और इसका एसआई मात्र क्या है, सेकंड होता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। संपीड़नों और विरलनों को निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक दोलन है, तो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है बस उसी को तय कहते हैं आवर्तकाल। समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक एक दोलन, यहाँ से यहाँ तक 2 दोलन, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी तय करने में समय लगा वो 2 दोलन हो गया। तो हमें एक दोलन देखना है, चाहे आप यहाँ से यहाँ देखिए चाहे यहाँ से यहाँ देखिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा आखिरी है आयाम। आयाम क्या है हम समझते हैं। तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड, इसे देखिए परिभाषा करते हैं, किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ आयाम कहलाता है, ठीक है। इसे ए द्वारा डिनोट करते हैं। ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस, तेज ध्वनि आयाम से ये देखी जाती है, हमने देखा है, ठीक है। आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये रहा मूल बिंदु, मूल बिंदु से इसकी दूरी देखिए, इस तरफ का है या इस तरफ का है, दोनों ओर देखा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। ध्वनि जो है इसका आयाम ज़्यादा है, ठीक है, इसकी दूरी ज़्यादा है, आयाम ज़्यादा है, तो ये प्रबल ध्वनि हो गई। यहाँ देखिए मूल बिंदु से इसकी दूरी कम है, इसका आयाम कम है, ये कम है, ये क्या है, ये सॉफ्ट ध्वनि हो गई। ये आपको समझ में आ गया आयाम क्या होता है, ठीक है। देखिए कणों के मूल बिंदु से स्थित दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, ये मूल बिंदु है, इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों ओर अधिकतम विस्थापन आयाम ये कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा आयाम होगा प्रबल ध्वनि, कम आयाम होगा तो मृदु ध्वनि यानी सॉफ्ट ध्वनि। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, किसी ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य, ठीक है, आवृत्ति और वेग किस प्रकार संबंधित है। ये तो फॉर्मूला ही हो गया
देखिए, तो हमें यही लिखना है, वेग इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो हमें यहाँ से देखिए, अगर हमें तरंग दैर्ध्य निकालना हो तो गुणा वाली संख्या उस तरफ चली जाएगी, तो वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यही संबंध ये स्थापित होता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, किसी दिए हुए माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है। ठीक है, और वेग कितना है, 440 मीटर प्रति सेकंड है। ये वायु में हो गया, ये वायु में लगभग इतना ही होता है। ठीक है, तो इस तरंग का तरंग दैर्ध्य हमें गणना करना है, वेव लेंथ की गणना करना है, तो हम यहीं से निकालेंगे। हमने अभी देखा तो तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए, ये गुणा में है तो इस तरफ चला जाएगा, तो वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी। वेग भी दिया गया है और यहाँ पे आवृत्ति भी दिया गया है। देखिए, वेग है और ये आवृत्ति है, तो हम भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 22×44 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 मीटर आ जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिया गया मान, ध्वनि तरंग की आवृत्ति म्यू कितनी है, 220 हर्ट्ज है, और वेग कितना है, 440 मीटर प्रति सेकंड है। तरंग दैर्ध्य हमें निकालेंगे लैम्डा, वेग बटे आवृत्ति। ठीक है, यहाँ से हमने अभी देखा, तो वेग कितना है, तो वेग है हमारा 440, आवृत्ति कितनी है, 220। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आ गया, 2 मीटर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की सही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, प्रश्न क्रमांक चौथा है, किसी ध्वनि से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों पर कितना समय लगेगा, वो हमें बताना है। समय अंतराल क्या होगा, टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो सबसे पहले आवृत्ति कितनी है, 500 हर्ट्ज है, दूरी कितनी है, 450 मीटर है, आवर्तकाल निकालना है हमें। ठीक है, टाइम पीरियड, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे आवृत्ति, 1 बटे आवृत्ति। आवृत्ति कितनी है, देखिए, आवर्तकाल जो है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये दूरी आपको बस ऐसे ही दी गई है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आवर्तकाल 1 बटे आवृत्ति, आवृत्ति कितनी है, 500 हर्ट्ज है। एक में 500 से भाग लगाएंगे हम लोग, तो भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 0.002। ठीक है, ये आपका समय हो गया आवर्तकाल। इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर हमें बताना है। तीव्रता क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कही जाती है। ठीक है, और प्रबलता क्या होती है, प्रबलता ध्वनि कानों के लिए एक संवेदनशीलता की माप है, कि कोई व्यक्ति उस ध्वनि को कितना वो सुन सकता है, उसकी क्षमता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट कैसे करना है, प्रबलता और तीव्रता, ये कानों की संवेदना की माप है, जो प्रबल एवं मंद ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है, कौन सी ध्वनि तेज है, कौन सी कम है। ठीक है, तीव्रता देखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहती है, कितनी तेज ध्वनि है वो। अब इसके बाद दूसरा, प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, और ये आयाम पर डिपेंड करती है, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी अलग अलग कानों के लिए अलग अलग वो प्रबलता हो सकती है, यह कानों की संवेदना पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, इसकी माप डेसिबल है और इसकी माप वाट मीटर प्रति मीटर। अगले पृष्ठ में देखिए क्या है प्रश्न, वायु, जल और लोहे 3 माध्यम है, तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो हम लोग सभी जानते हैं इस्पात यानी लोहे में ध्वनि सबसे तेज गमन होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, दिए गए माध्यम में इस्पात यानी लोहे में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगी, कितना, 5950 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1435 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्पात में, लोहा में, उसके बाद जल में सबसे कम। उसके बाद देखिए अगले पृष्ठ में जो प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। तो कभी भी प्रतिध्वनि दिखाई पड़े, वहाँ पे जो ध्वनि स्रोत है और परावर्तक सतह है, ठीक है, जाने में और आने में जो समय लगता है, ठीक है, वो प्रतिध्वनि हो जाती है, तो दूरी दुगनी हो जाती है वहाँ पे। तो ऐसे हम लिखेंगे, दिया गया मान, वायु में ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय 3 सेकंड, स्रोत से परावर्तक सतह के पृष्ठ की दूरी कितनी दूरी होगी, जाने में और आने में दूरी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, d = 2d, ठीक है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल इंटू समय, दूरी देखिए डबल हो जाएगी, तो यहाँ से d और 2 बटे में आ गया, तो स्रोत से परावर्तक का पृष्ठ की दूरी d =
342, चाल कितनी है 342, ठीक है। और समय कितना है 3 सेकंड बटे 2, तो भाग लगाएंगे तो 513 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए क्या है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है, इसका कारण हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये वक्राकार है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षा तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परिवर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल में सभी भागों में पहुंच जाए। जैसे चित्र में 12.14 यहाँ पे आप देख सकते हैं। कभी कभी ध्वनि पट्टों के मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परिवर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, सामान्य मनुष्य के कान की श्रवणता का पारस क्या है, वो कितनी सुन सकता है। तो सामान्य मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ये पारस होता है, तो यही आपको लिखना है। दूसरा देखिए, निम्न से संबंधित आवृत्तियों का पारस क्या है। तो पहला अवस्रव ध्वनि, दूसरा पराश्रव ध्वनि। तो जो हम सुन नहीं सकते अवस्रव, तो वो कहलाती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवस्रव ध्वनि कहा जाता है। पाराश्रव पाराध्वनि, तो वो भी हम सुन नहीं सकते। 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पाराध्वनि या पराश्रय ध्वनि कहा जाता है। सेशन का आखिरी सवाल देखिए, एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोनार द्वारा चट्टान से टकराती है और वापस चली जाती है, तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो दूरी जो होगी वो दुगनी होगी, 2D हम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आंसर करेंगे, देखिए ऐसे हल करेंगे। पानी में ध्वनि की चाल कितनी दी गई है 1531 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना लगता है 1.02 सेकंड लगता है, तय की गई दूरी 2D होगी, दुगनी होगी। दूरी का फार्मूला चाल इंटू समय होता है, यहाँ से D निकालेंगे, गुणा में तो उस तरफ भाग में चली जाएगी। दूरी कितनी दी गई है, देखिए चाल कितनी है 1531, समय कितना है 1.02 बटे में 2, पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो आ जाएगा कितना 780.8 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।